गुड मॉर्निंग फ्रॉम भुवनेश्वर। अभी हम पुरी की तरफ निकल रहे हैं। लगभग सुबह के 6:30 हो रहे हैं। काफ़ी अच्छा डीप स्लीप लिया हम लोगों ने रात में यहाँ पे। ये हमारा रूम था। रूम के पास हमारी बालकनी थी। रेलवे स्टेशन के जस्ट थोड़ी ही दूर पे हमने अपना रूम ले रखा था। तो अब चलते हैं पुरी, कोणार्क और सब जितने भी यहाँ पे समुद्र के पास डेस्टिनेशन हैं उनकी तरफ। गुड बाय टू भुवनेश्वर फॉर टुडे। स्वागत है आपका धौली शांति स्तूप में, जिसे विश्व शांति स्तूप के नाम से भी जाना जाता है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से ये लगभग 8 ही किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, जो कि एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है। यह स्तूप एक महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल है जो धौली पहाड़ी पर बना हुआ दया नदी के किनारे स्थित है। धौली का ऐतिहासिक महत्व इस बात में है कि यहाँ महान सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद शांति और अहिंसा का मार्ग अपनाया था। माना जाता है कि इस युद्ध में हुए रक्तपात और हिंसा से सम्राट अशोक का मन परिवर्तित हुआ और उन्होंने बौद्ध धर्म का पालन करते हुए अपने जीवन को अहिंसा, करुणा और शांति की ओर मोड़ लिया। जापान बुद्ध संघ और काशी गांव बौद्ध संघ द्वारा 1970 में निर्मित इस शांति स्तूप में भगवान बुद्ध की कई मूर्तियां और उनके जीवन से जुड़े विभिन्न दृश्य उकेरे गए हैं, जो शांति और सह अस्तित्व का प्रतीक है। यहाँ से आप भुवनेश्वर शहर और आसपास की हरी वादियों का खूबसूरत नज़ारा भी देख सकते हैं। धौली पहाड़ियों पर बसा हुआ ये शांति स्तूपा दया नदी के किनारे बसता है। यहाँ से आपको दया नदी का ग्रैंड व्यू दिखता है और कहा जाता है कि जब कलिंग का वार हुआ था तो पूरा दया नदी एकदम रेड हो गया था। अब सोच सकते हो उस समय पे स्थिति क्या हुई होगी। कलिंग का युद्ध भारतीय इतिहास का एक बहुत क्रूरतम युद्ध है, जबकि ये पूरे वर्ल्ड में मतलब कहा जाता है कि भाई इट वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वार। और सबसे सुंदर चीज़, युद्ध तो बहुत हुए हैं बट कलिंग वार की ये विशेषता है कि युद्ध के बाद जो निकल कर आया वो शांति थी। मतलब इतनी बुद्धिज़्म का इतना प्रचार अशोका के द्वारा जब उसके बाद कराया गया, तो ये कलिंग युद्ध को और भी इम्पैक्टफुल और इम्पोर्टेंट बनाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि शांति स्तूपा की दीवारों पर किस तरीके से कहानियों को उकेरा गया है। आर्टिस्ट ने सारे बुद्धिज़्म से रिलेटेड, स्पेशली कलिंग वार की बात, किस प्रकार अशोका समर्पण कर रहे हैं बुद्धा के धर्म को, बुद्धिज़्म को, इस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा गया। बुद्धिस्ट आर्ट तो वैसे ही बहुत ज़्यादा फेमस है। इसमें तरह तरह की माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ होती हैं, तो ये सारा चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करा गया। बट सबसे सुंदर चीज़ यहाँ पे ये जो है वो यहाँ पूरा का पूरा उड़ीसा का ग्रैंड व्यू है। यहाँ से पूरे ईस्टर्न घाट से बसा हुआ ये शांति स्तूपा आपको खींचता है अपनी ओर, और इसको देख के आपके अंदर एकदम एक्सपैंडेड वाली फीलिंग आती है। धौली की शांति स्तूपा पे बैठ के एक कविता जो मैंने पढ़ी है वो कुछ इस प्रकार है। धरा रक्त से लाल थी कलिंग की रणभेरी, जहाँ चीखों में डूबी थी हर एक सुबह शाम। काटे थे जहाँ हाथ हाथ संग, बहा था जहाँ लहू, वही खड़ा है आज शांति का स्तूप महान। सम्राट अशोक जो थे युद्ध के योद्धा, सम्राट अशोक जो थे युद्ध के योद्धा, देखा जब उन्होंने विनाश का साम्राज्य, रक्त रंजित भूमि और करुण क्रंदन, हृदय में जागी अहिंसा की पावन भावना। धवल संगमरमर से उठी शांति की दीवार, धवल संगमरमर से उठी शांति की दीवार, जहाँ थी कभी युद्ध की गूंज अब गूंजे शांति का गान। बुद्ध की वाणी में मिला नया जीवन, अहिंसा का दीप जलाकर सम्राट बने महान। कलिंग की उस धरती पर जहाँ मिटा था अहंकार, वही खड़ा है शांति स्तूप सदियों से अडिग अपार। यहाँ बहती है प्रेम की बयार और करुणा का रस, समझाता है यह स्तूप हमें जीवन का असली अर्थ। हर यात्रा का अंत यही हो जहाँ न हो हिंसा का स्थान, बने यह संसार एक दिन शांति का सुंदर जहान। शांति स्तूप की यह कथा सिखाए हमें यही बात कि सच्ची विजय वही है जहाँ हो प्रेम का साथ। धौली की पहाड़ियों के आसपास हमें कलिंग युद्ध से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। तो सबसे पहले तो धौली का ये जो है पिलर अशोका का बहुत ही फेमस हिस्ट्री में अपना स्थान रखता है। ये पिलर अपना बिफोर क्राइस्ट में ही बनाया गया था 3 BC में, और अभी तक आप देख सकते हो कि किस प्रकार से आफ्टर लाइक वॉर इट हैज़ बीन क्रिएटेड। और इस पर एक वृक्ष भी बनाया गया है जो कि बुद्धिज़्म का प्रतीक है।
तो धौली की पहाड़ियों पे एक छोटा सा हिल है जिसका नाम है अश्वत्थामा, और यहाँ पे रॉक एडिक्ट्स मिलते हैं हमें, अशोकन रॉक एडिक्ट्स। स्पेशली यहाँ पे मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और उसके बाद 15वां, और स्पेशल रॉक एडिक्ट्स भी हैं। स्पेशल में ये कहा गया है कि मतलब अशोका ने प्रोक्लेम करा है कि ऑल द जितने भी उनके सिटीजन्स हैं, उनके एरिया में रहने वाले, वो सब उनके चाइल्ड की तरह हैं और उनका टेक केयर उन्हें करना है। इन सब रॉक एडिक्ट्स में बहुत सारे रिलीजियस बातें और एडमिनिस्ट्रेटिव बातें भी कही गई हैं। जैसे कि आप देख सकते हो रिलीजियस सेंस में 7वां रॉक एडिक्ट कहता है कि सेल्फ कंट्रोल और प्योरिटी ऑफ माइंड ही हर एक सेक्ट का अटेनमेंट होना चाहिए। अब एडमिनिस्ट्रेटिव सेंस में देख लो तो इन्होंने 6 रॉक एडिक्ट में कहा है अपने ऑफिसर्स को कि पीपल से रिलेटेड अगर कोई भी समस्या है तो किसी भी समय पे और किसी भी जगह पे तुम मुझे तुरंत इन्फॉर्म करो, इसका इन्फॉर्मेशन मुझे मेरे पास पहुंचना चाहिए। बहुत सारे ऑफिशियल्स को ऑर्डर दिया गया है। इन पूरे के पूरे रॉक एडिक्ट्स का पर्पज़ यही है कि कलिंग के भीषण युद्ध के बाद जो कि अशोका में परिवर्तन हुआ था, उस परिवर्तन को ये रॉक एडिक्ट दर्शाता है और ये भी बताता है कि कैसे उन्होंने बुद्धिज़्म को इनकलकेट किया था अपने राज्य के साथ। प्राचीन भारत की एक बहुत ही बेमिसाल धरोहर के पास हम लोग हैं। ये है अशोका का रॉक एडिक्ट, जो कि उड़ीसा में कलिंग वार के बाद बनाया गया था। जैसे कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया है कि इस रॉक एडिक्ट में है क्या, तो इसको आप देख सकते हो कैसे पत्थर पे कुरेदा गया है ना, कि ताकि पहाड़ पे लोग आके एक्चुअली सारे ऑफिशियल समझ जाएं कि ये क्या है। इसको लिखा गया है ब्राह्मी लिपि में और लैंग्वेज है इसकी मगधी प्राकृत। कितने सुंदर तरीके से इसको हिस्टोरियन ने रीड करा होगा। देखो कुछ खड़ी पाई वगैरह नहीं है इस लिपि में, एकदम से ब्राह्मी स्क्रिप्ट अलग अलग है, बस सिंबल ही सिंबल है। अब आपको इससे पढ़ना था कि एक्चुअली में इसमें लिखा क्या है, और अभी ना जाने कितने बच्चे अपनी क्लास में हिस्ट्री के टेस्ट के लिए, एग्जाम्स के लिए अशोका रॉक एडिक्ट के बारे में पढ़ रहे होंगे, अशोका की हिस्ट्री को समझ रहे होंगे। ये 3rd सेंचुरी BC में जस्ट आफ्टर कलिंग वॉर ही इसको एडिक्ट कर ये स्क्रिप्ट बनाया गया, लिखा गया है पहाड़ पे। आज से 2300 साल पहले ये लिखा गया पत्थर पे, इसीलिए कहते हैं पत्थर की लकीर मान ले। पत्थर की लकीर है क्या, तो ये है पत्थरों पे खींची गई लकीरें, जो कि ना कि सिर्फ लकीर है बल्कि एक बहुत ही बड़ी कहानी भी कहती है। सो यस, दिस वॉज द कलिंगाज रॉक एडिक्ट। मेरे पीछे जो आपको नदी दिख रहा है, ये नदी है दया रिवर, और ये 37 किलोमीटर लंबी नदी है और ये जाकर चिल्का लेक में मिल जाती है। इसकी सबसे बड़ी कहानी ये है कि जब कलिंग का युद्ध हो रहा था, जब दोनों राजाओं के सेना लड़ रहे थे आपस में, तो ऐसा माना जाता है कि इसमें जो पानी बह रहा था वो पूरा लाल हो चुका था, सबका रक्त से सन चुकी थी ये नदी। और ये पूरा का पूरा हिस्ट्री लेकर बह रही है। 37 किलोमीटर की ही नदी है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़े युद्धों में से एक युद्ध का ये कहानी बयां करती है। अभी हम लोग खोज रहे थे कलिंग वॉरफील्ड तो हम लोगों को एग्जैक्ट कोई लोकेशन नहीं मिला, बट ऐसा मान सकते हैं हम लोग कि इन सारे रीजन्स में वॉर हुआ होगा, तभी जाकर ये नदी लाल हुई होगी। पूरा खेत जो दिख रहा है आपको, वो लाल खूनों से सन गया होगा। ऐसा माना जाता है कि इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि जो डेड बॉडी था उसका पहाड़ बन चुका था यहाँ पर, और सालों साल तक वो डेड बॉडी से बहुत सारी बीमारियाँ लोगों को फैली और पूरा का पूरा रीजन ये सुनसान हो चुका था कलिंग वॉर से। तभी जाकर अशोक का पूरा धर्म परिवर्तन होता है और उसके बाद से वो बुद्ध के रास्ते पर चलना स्टार्ट कर देते हैं।
बच्चन की मधुशाला जो कविता है वो आनंद को सर्वोपरि रूप से दिखाती है। हर जगह वो आनंद को ढूंढते हैं और यहाँ तक कि वो यही डिमांड करते हैं कि उनकी जब मृत्यु भी हो जाए तो भी आनंद स्वरूप जो उस मृत्यु में शामिल होना चाहे वही उसका साक्षी बने। मेरे अधरों पर हो अंतिम वस्त्र न तुलसी दल प्याला, मेरी जिह्वा पर हो अंतिम वस्त्र न गंगा जल हाला। मेरे सौ के पीछे चलने वालों याद इसे रखना, राम नाम है सत्य न कहना, कहना सच्ची मधुशाला। मेरे शौ पर वह रोए हो जिसके आंसू में हाला, आ भरे हो जो हो सुरभित मदिरा पीकर मतवाला। दे मुझको वो कंधा जिनके पग में डगमग होते हो, और जलूं उस ठौर जहाँ पर कभी रही हो मधुशाला। नाम अगर कोई पूछे तो कहना बस पीने वाला, काम ढालना और ढालना, काम ढालना और ढालना, सबको मदिरा का प्याला। जाति प्रिय पूछे यदि कोई कह देना दीवानों की, जाति अगर पूछे कोई प्रिय कह देना दीवानों की, धर्म बताना प्यालों की ले माला जपना मधुशाला। यम ले चलता है मुझको तो चलने दे लेकर हाला, चलने दे साथी को मेरे साथ लेकर में प्याला। स्वर्ग नरक या जहाँ कहीं भी तेरा जी हो लेकर चल, स्वर्ग नरक या जहाँ कहीं तेरा जी हो लेकर चल। और सभी है एक तरह के साथ रहे यदि मधुशाला। जो हाला में चाह रहा था वह न मिली मुझको हाला, जो प्याला में मांग रहा था वह न मिली मुझको प्याला। जिस साकी के पीछे मैं था दीवाना ना मिला साकी, जिसके पीछे था मैं पागल हाँ न मिली वह मधुशाला। आ आगे कहकर कर पीछे कर देती साथी बाला, होठ लगाने को कहकर हर बार हटा लेती प्याला। नहीं मुझे मालूम कहाँ तक यह मुझको ले जाएगी, बढ़ा बढ़ाकर मुझको आगे पीछे हटती मधुशाला। प्राप्य नहीं है तो हो जाती लुप्त नहीं फिर क्यों हाला, प्राप्य नहीं है तो हो जाता है लुप्त नहीं क्यों फिर प्याला। दूर न इतनी हिम्मत हारूं, पास न इतनी पा जाऊं, व्यर्थ मुझे दौड़ाती मरु में मृगजल बनकर मधुशाला। किस्मत में था खाली कप पर खोज रहा था मैं प्याला, ढूंढ रहा था मैं मृगनयनी किस्मत में थी मृगछाला। किसने अपना भाग्य समझने में मुझसा धोखा खाया, किस्मत में था अवघट मरघट ढूंढ रहा था मधुशाला।